बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक, बल्कि अब 1 साल तो ओल्ड हो गई है। और इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 3 कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत अहम है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स या वंडर वॉल फोर्सेस, ये जो पार्ट 1 है इसके अंदर जो तफसील बताऊंगा ना, वही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा इसका बनने वाला। इसका पार्ट 3 आपको समझ में आएगा, पार्ट 4 समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा अहम पार्ट है ये इस वक्त जो मैं डिलीवर आउट कर रहा हूँ। तो इसको ज़रा आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये पार्ट अच्छे से ना समझा तो आगे आने वाले पार्ट जो है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर molecular forces in लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इन्हीं को हम वान डर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। वान डर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं, वान डर वॉल फोर्सेस। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पिछले चैप्टर्स अगर आप देखने हैं, इसके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट लेक्चर्स आपने देखने हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी स्क्रीन के नीचे लोगो बना हुआ, उस पर क्लिक करें। प्ले लिस्ट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और तो सारी प्ले लिस्ट आ जाएंगी। 18 से 20 प्ले लिस्ट हैं। ये डाउनवर्ड एरो जो है, अगर आपको प्लेलिस्ट वाले पेज पे नज़र आता है, प्लेलिस्ट मतलब पूरी प्लेलिस्ट अभी शो नहीं हो रही, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, 2-3 होंगे या एक ही होगा, तो आपके पास तकरीबन सारी 18-20 प्लेलिस्टें आ जाएंगी। तो आप पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोस देख सकते हैं। 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा पिछली वीडियोज़ के पार्ट्स के। इसके अलावा अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स जो हैं वो वीक हैं, आपकी मैथ्स की बेस बनी हुई नहीं है, ठीक है, आप बेसिक्स से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। 18-20 वीडियोज़ हैं, देखिए, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए मैथमेटिक्स की। केमिस्ट्री की बेस अगर आपकी वीक है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वो जो है आप देखिए, उसके अंदर 18-20 वीडियोज़ हैं। आपकी केमिस्ट्री की बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इंग्लिश अगर आपकी वीक है, बेसिक्स, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की जो है वो एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने वीडियोस बेसिक इंग्लिश की बनाई हुई हैं, वो देखिए। और उसके बाद अगर आप मज़ीद इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एडवांस 1 इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 जो है उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है, वो देखिए आप। तो उसमें आपको टेंसेस वगैरह, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो आपको नज़र आ जाएंगे और वो आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। इसके अलावा PST, JST, इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए, ठीक है। उसकी वीडियो साथ साथ चल रही हैं। इसके पुरानी जो 9 मैट्रिक की बुक हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनकी जो है वो प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं, वो सारी पुरानी ओल्ड बुक की हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन क्लियर करने के लिए काफ़ी हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। इसके अलावा आपके पास बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मौजूद है, न्यू बुक मैट्रिक की जो है उसके 5 चैप्टर लगभग मैंने उसमें करवाए हुए हैं, तो 6ठा चैप्टर उसमें शुरू करूँगा। चलें बहरहाल अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको थोड़ा थकाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। अगर आप जल्दी में है ना बहुत ज़्यादा ये शॉर्टकट्स चाहते हैं या सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स उठाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो जो है ना वो चैलेंजिंग स्टूडेंट्स के लिए है। चैलेंजिंग स्टूडेंट्स जो है ना, डेयरिंग स्टूडेंट्स, ज़िद्दी स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि नहीं यार हम इसको समझेंगे। ये कौन सी ऐसी
रॉकेट साइंस है जो समझ ही नहीं सकते, नहीं हम इसको समझेंगे। जो ये माइंड सेट लेके आते हैं कि नहीं यार इसको सीखना है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या इतना मुश्किल चीज़ है। तो ये सारी मोटिवेशनल बातें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि यू मस्ट गिर्ड अप योर लाइन्स, ठीक है, अपनी कमर कस लें आप, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा थकाएगा आपको। पर दुनिया की तरफ चलते हैं। दोबारा ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारी दुनिया है, ठीक है, जिसको हम अर्थ कहते हैं। और इससे बाहर अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आता है, पूरी कायनात मौजूद है, चाँद सूरज सैयारे सितारे ये वो सब कुछ। तो आप ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, हवा में या पानी में, या ज़मीन से बाहर निकल जाएं पूरी कायनात के अंदर, आप सूरज सितारे सैयारे नेबुलाज यहाँ पर तक पहुँच जाएं, आपको दो ही किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी, या तो वो जानदार होंगी या वो बेजान होंगी, लिविंग थिंग्स होंगी या नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, ठीक है। ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हम इनको मैटर कहते हैं, क्योंकि ये मैटर की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं। आप भी मैटर हैं, मैं भी मैटर हूँ, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन पे हम पूरा उतर रहे हैं। क्या डेफिनेशन है, दो बातें, अगर कोई चीज़ पूरी करती है तो वो मैटर है, अगर तो उसका मास है, उसका कुछ वज़न है, और दूसरी शर्त क्या है कि उसने कुछ स्पेस भी कवर किया हुआ हो, तो वो चीज़ जो है वो मैटर कहलाती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को ही स्टडी करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर ये बात है कि जो मैटर है, तो ये मार्कर भी फिर मैटर हुआ, ठीक है। पानी जो है वाटर, ये भी फिर यकीनन मैटर ही हुआ, क्योंकि वाटर जो है वो भी, इसका भी कुछ मास है और इसने भी कुछ स्पेस कवर किया हुआ है जिसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें वाटर के अंदर हैं। और आपको पता है कोई भी मैटर हो, चाहे वो लिविंग मैटर हो, नॉन लिविंग मैटर हो, वो बना तो पार्टिकल्स से ही है। पार्टिकल्स की हमारे पास 3-4 किस्में होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल्स कहते हैं, एटम्स को भी पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी पार्टिकल कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे मज़ीद जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, जिनको क्वार्क्स कहा जाता है। तो ये पार्टिकल के कलेक्टिवली इन सबको पार्टिकल ही कहा जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल भी एक पार्टिकल है, एटम भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी। इनके साइज़ का फ़र्क है, इनकी डेफिनेशन का फ़र्क है। मॉलिक्यूल वो पार्टिकल है जो कि एटम्स मिले हैं आपस में तो वो मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। इस बात को ज़रा समझिएगा। और एटम कौन सा पार्टिकल है, एटम वो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के मिलने से बना है। अब ज़रा साइज़ का कंपैरिजन कर लें आप। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोटे साइज़ के हैं, क्योंकि ये मिले हैं तो क्या बना है, एटम। और एटम मिले हैं तो क्या बना है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है, जैसे कि H2O, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। 3 एटम का मजमुआ है, कलेक्शन है, ये इज्तमा है ये 3 एटम्स का, जिसमें 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन फैमिली के हैं और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है। तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह एटम को देखें आप, तो एटम के अंदर आपको क्या नज़र आता है, इन्हीं एटम्स को देख लें। इसमें से ये ऑक्सीजन एटम जो आप ले लें तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये नज़र आएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन एटम के मुकाबले में छोटे पार्टिकल हैं। लेकिन कॉमन सेंस की बात है भाई, आप दीवार को देखें, दीवार किससे मिलके बनी है, दीवार ईंटों से मिलके बनी है। अब ये हमारा कॉमन सेंस है कि भाई जिन चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनी है तो यकीनन वो चीज़ें जो कि मिली हैं उनका साइज़ छोटा होगा, और वो चीज़ जो कि बनी है उन चीज़ों के मिलने से उसका साइज़ बड़ा होगा। यहाँ पर दीवार जो है वो बनी है ईंटों के मिलने से, तो दीवार का साइज़ बड़ा है और ईंटों का साइज़ छोटा है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बावजूद ये कि ये पार्टिकल हैं लेकिन ये छोटे पार्टिकल हैं, क्योंकि ये मिल के क्या बना रहे हैं, एक बड़ा पार्टिकल जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है। और तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले, ऑक्सीजन का एटम बन गया। इसी तरह ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे आपस में कुछ दूसरे एटम्स के साथ, जिस तरह यहाँ हमने देखा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ 1 ऑक्सीजन का एटम मिल गया है। तो ये 3 एटम का जो ग्रुप है ये कौन सा पार्टिकल बनाएगा, पार्टिकल की एक किस्म जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इनको समझेंगे नहीं आपको बात आगे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोबारा उसी चीज़ की तरफ कि ये ज़मीन और इसके इर्द गिर्द मौजूद सारा स्पेस, पूरी कायनात जो है, ये इसमें 2 ही किस्म की चीज़ें हैं, या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग सबका सब मैटर है। इसका मतलब सब कुछ जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। कहीं जो है वो एटम्स इन्वॉल्व हैं, कहीं जो है वो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अब जब हम ये बात करते हैं कि सारे का सारा मैटर
जिसमें से एक मिसाल मैंने पानी की ली है। सारा का सारा पानी जो है वो किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से मिलके बना है। अब हम इस पे तो गौर कर रहे हैं, और कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बना है? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हैं तो जाके पानी बना है। और ये एक H2O का मॉलिक्यूल कैसे बना है? जब हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम और एक और 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये 3 एटम जो हैं मिले हैं तो एक मॉलिक्यूल बना है। इसी तरह मज़ीद 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिले हैं तो जाके एक दूसरा H2O का मॉलिक्यूल बना है। मज़ीद 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिला है तो तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल बना है। इसी तरह लाखों करोड़ों हाइड्रोजन के एटम्स लाखों करोड़ों ऑक्सीजन के एटम्स से मिले हैं तो लाखों करोड़ों H2O के मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब यहाँ पर ये बात तो हमें समझ में आ गई बिल्कुल कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये एटम मिले हैं तो ये मॉलिक्यूल बना है, और ये मॉलिक्यूल मिले हैं तो ये पानी बना है। क्लियर हो गई बात। लेकिन हम इस पे गौर नहीं कर रहे कि ये मिले हैं, कंबाइन हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, ठीक है, और अगर दोस्त को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी आपके पास आता है। आप दोनों दोस्तों को एक दूसरे की ज़रूरत है, आप अपने घर से निकलते हैं, वो अपने घर से निकलता है, एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। आप जो है अपनी ज़रूरत बताते हैं उस दोस्त को, और दोस्त जो है आपको अपनी ज़रूरत बताता है। तो उसके बाद क्या होता है? आप अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घरों पर। ऐसा ही होता है ना? या ऐसा होता है कि आप जब आपस में मिले हैं उस रेस्टोरेंट में, आप दोस्तों ने अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी की हैं और उसके बाद वहीं आप एक दूसरे से चिपक गए हों। जैसे कि टेप जो है वो, एडहेसिव टेप जो है वो कॉपी पे चिपक जाता है। ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों दोस्त आपस में चिपक गए, ऐसे बाइंड हो गए मतलब बंध गए, बाइंड हो गए मतलब जुड़ गए आपस में, यानी कि बाउंड हो गए, यानी कि उन्होंने बॉन्ड बना लिए। आपको मतलब समझ में आया ये बॉन्ड क्या है? यानी कि उन 2 दोस्तों के दरमियान ऐसी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो गई, ऐसी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो गई जिसने इन दोनों दोस्तों को आपस में बांध दिया। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। आप अपने दोस्त के पास रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में दोस्त भी आया, मिले, एक दूसरे से अपनी ज़रूरत पूरी की। आपको कोई काम था उनसे और उसको कोई काम था आपसे, दोनों को एक दूसरे से काम था, दोनों ने अपनी ज़रूरत पूरी की और उसके बाद आप अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही हुआ है ना? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अब आगे सुनिए, एग्जैक्टली जब ये नीड की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये नीड की, नीड ज़रूरत, तो क्या सिर्फ ज़रूरत इंसानों को होती है कि वो जब एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं, ज़रूरत इन पार्टिकल्स को भी होती है। ज़रूरत जो है वो इन पार्टिकल्स को भी होती है, पार्टिकल्स को भी होती है। समझ में आ गई बात? ज़रूरत इन पार्टिकल्स को भी होती है। अल्लाह ताला ने जब इन पार्टिकल्स को बनाया है ना, तो इनको अनबैलेंस रखा है, गैर मुतवाज़िन रखा है। किस लिए अनबैलेंस रखा है इन पार्टिकल्स को? किस लिए गैर मुतवाज़िन रखा है इन पार्टिकल्स को? ताकि ये आपस में मिलें। इंसानों की ज़रूरियात तो मुख्तलिफ होती हैं। हो सकता है आपको पैसों की नीड हो और आपके दोस्त को किसी दूसरी चीज़ की नीड हो, किसी बुक की या मोबाइल की नीड। यहाँ पे दोनों दोस्तों की थी तो वो मिले आपस में उस रेस्टोरेंट में। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पर जो एटम्स आपस में मिले हैं और मॉलिक्यूल बना है, क्या यहाँ पर भी इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को कोई जो है वो पैसे चाहिए थे एक दूसरे से, या मोबाइल की ज़रूरत थी, या बुक की ज़रूरत थी? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत का मायार, यहाँ पर जो नीड है वो अलग मैटर है, ठीक है। अगर मैं उस नीड को डिस्कस करने बैठ गया तो मुझे पूरा केमिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग आपको समझानी पड़ेगी, क्या ये क्यों मिल रहे हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि ये जब मिल रहे हैं तो ये अपनी नीड पूरी करने के लिए मिल रहे हैं। वो नीड है क्या? वो नीड है क्या? अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो नीड है क्या, इसको बाद में देखेंगे। पहले यहाँ तक रोकेंगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में मिले हैं तो यकीनन कोई ना कोई नीड तो है इनको, तभी ये आपस में मिले हैं। तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत है तो ये मिल गए। पहली बात, अपनी ज़रूरत पूरी की
तो उसके बाद हाइड्रोजन को चले जाना चाहिए, इस ऑक्सीजन के एटम को चले जाना चाहिए जहाँ से ये आया है, इस हाइड्रोजन के एटम को भी चले जाना चाहिए जहाँ से ये आया है, इस हाइड्रोजन के एटम को भी चले जाना चाहिए जहाँ से ये आया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये मिलते हैं, पहली बात अपनी ज़रूरत के लिए मिलते हैं, लेकिन ज़रूरत पूरी होने के बाद ये अब अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक फ़ोर्स यहाँ पर जनरेट हो गई है, एक ताकत जनरेट हो गई है, जिसने जो है इन तीनों एटम्स को आपस में बांध दिया है, इन तीनों को बाइंड कर दिया है, इन तीनों को बाउंड कर दिया है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फोर्स जो कि इन तीनों एटम्स को बांध के रखती है, हम बॉन्ड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? तो केमिकल बॉन्ड की बात तो यहाँ तक सही है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब दोबारा उस दुनिया की तरफ चलें, अर्थ की तरफ, ज़मीन, और ज़मीन से बाहर पूरी कायनात में चीज़ें मौजूद हैं, चीज़ें बनी हैं, उन्हीं चीज़ों में पानी है, पानी बना है। पानी कैसे बना है? पानी बना है पार्टिकल्स से। कौन से पार्टिकल्स से? H2O, H2O से मिलके बना है। और इस H2O के पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत सारे मिले हैं, तो ये पानी बना है, जिसको आप पी रहे हैं, जिसको आप अपने दीगर इस्तेमाल में ले रहे हैं, इस पानी को, ये जो आपकी ज़मीन पर मौजूद है। तो ये पानी जो बना है इन H2O के मॉलिक्यूल से मिल के बना है। H2O का मॉलिक्यूल किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिल के बना है। यहाँ तो हमें समझ में आ गई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एटम जो थे, इनकी ज़रूरत थी, इनकी नीड थी, इनको तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए ये मिल गए। और जब मिल गए, ज़रूरत पूरी हो गई, उसी लम्हे उनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन गया। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में, जब आपसे कोई कहे ना कि केमिकल बॉन्ड बन गया, तो समझ जाइए कि उनके दरमियान फोर्स जो है वो क्रिएट हो गई। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है, इसने इन तीनों एटम्स को बांध दिया। और क्या बन गया? एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया। चलें ठीक है, एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया। सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल थोड़ी ना बना है, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल बने हैं भाई, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल बने हैं। H2O, H2O, H2O। अब ये बहुत सारे जो H2O के मॉलिक्यूल बने हैं, याद रहे मैंने क्या कहा है, पानी कैसे बना है? जब ये H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हैं, कंबाइन हुए हैं। अब यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसने इनको बांध के रखा हुआ है। समझ में आ गई बात? H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, एक बॉन्ड मौजूद है, जिसने इन सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? बांध के रखा हुआ है इस तरह से। H2O, 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 ये पूरा जो है वो एक नेटवर्क बन गया है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट शुरू हो रहा है, ज़रा उसको अपने जहन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जब भी आपसे बॉन्ड की बात की जाए, मैंने बॉन्ड लिखा था, नोट्स में डाल लें, इस बात को गलती नहीं करनी। जब मैंने बॉन्ड लिखा था तो आप समझ जाइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने केमिकल बॉन्ड नहीं कहा था, केमिकल बॉन्ड मैंने बाद में कहा था। केमिकल बॉन्ड का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान। क्या कहा मैंने? मॉलिक्यूल के अंदर और एटम्स के दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन के दरमियान, एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम कहेंगे विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जो बॉन्ड मौजूद है, उसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। क्लियर हो गई ये बात? इसकी टाइप्स कितनी हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, इसको छोड़ दें, अभी इसकी बात अभी नहीं करेंगे हम। अभी सिर्फ अपने जहन को इतना रखना है आपने कि विद इन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये एटम हैं, इनके दरमियान जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जो बॉन्ड मौजूद है, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब दूसरी तरफ चलते हैं।
ये जो H2O के मॉलिक्यूल हैं, H2O के मॉलिक्यूल, ये H2O का मॉलिक्यूल, ये इसी तरह लाखों करोड़ों H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान भी देखिए यहाँ पर है बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक बॉन्ड मौजूद है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है जिसने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। और इन मॉलिक्यूल्स के जुड़ने और बंधने की वजह से क्या हो रहा है, चीज़ बन रही है। कौन सी चीज़ बन रही है? जिसको हम वाटर कहते हैं, जिसको हम पानी कहते हैं, जो कि हम पीने में इस्तेमाल करते हैं और अपनी दीगर ज़रूरियात में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। तो क्यों ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं? हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, H2O का मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पर ज़रूरत है इन तीनों एटम्स को एक दूसरे की, नीड है। कौन सी नीड है अभी इसको तो हम नहीं डिस्कस कर रहे ना, लेकिन ज़रूरत है। ये आपस में मिले हैं एटम 3 के 3, तो ज़रूरत है। और तीनों एटम्स ने आपस में मिल के अपनी ज़रूरत पूरी की है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ज़रूरत तो पूरी कर ली है, लेकिन अब ये अलग अलग नहीं हो पा रहे। जैसे ही इन्होंने अपनी ज़रूरत की है, उसी लम्हे इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया, एक फोर्स क्रिएट हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसने तीनों एटम्स को बांध दिया। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है या बॉन्ड मौजूद है, इसीलिए हम इसको कहेंगे केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं H2O इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिले हैं और मिल के इन मॉलिक्यूल्स ने पानी बनाया है, उस पानी को जिसको हम छू सकते हैं, उस पानी को जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो पानी जो हमारी ज़रूरत है, तो ये जो पानी जो बना है ये इन H2O के मॉलिक्यूल्स से मिल के बना है। H2O के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हुए हैं, अब दोबारा वही क्या, H2O के मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिले हैं, कंबाइन हुए हैं, तो क्या इनको भी कोई ज़रूरत थी? क्या इनकी भी कोई नीड थी? एग्जैक्टली यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को भी नीड थी एक दूसरे की, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आए और आपस में मिले, और उसके नतीजे में क्या हुआ? पानी बन गया। कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में आ गई। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड है, जो कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स है या अमंग मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अमंग का मतलब दरमियान, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम केमिकल बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसको हम फिजिकल बॉन्ड कहेंगे। फिजिकल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे पास केमिकल बॉन्ड, जो कि एटम्स के दरमियान मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर। और ये दूसरा हमारे पास बॉन्ड हो गया फिजिकल बॉन्ड, जो कि किसके दरमियान मौजूद है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है। ये रहा। यहाँ पर एटम मिले, मॉलिक्यूल बनाया। क्यों मिले? एटम्स को ज़रूरत थी, एक दूसरे के से काम था, इसलिए ये एटम मिल गए, अपनी ज़रूरतें पूरी की। जैसे ज़रूरत पूरी की, उसी लम्हे इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई, एक बॉन्ड बन गया, जिसको हमने केमिकल बॉन्ड का नाम दिया। इन एटम्स ने आपस में क्या किया? इन एटम्स ने आपस में ये किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में लेन देन किया, लेना देना किया, ठीक है। इनमें से किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हुए। शेयर का वर्ड जो होता है उसमें ये होता है कि एक चीज़ पे आपका भी हक होता है और आप किसी दूसरे को भी उस हिस्से में शामिल कर लेते हैं कि भाई चलो मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, मेरी मिल्कियत है, तुम भी इस्तेमाल कर लो। दिस इज़ कॉल्ड शेयर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जब ये एटम आपस में मिले और इन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी की। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बात समझ में आई? मैंने लेक्चर के शुरू में ये बात कही थी आपसे कि अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो आपको आगे आने वाले पार्ट समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बातें मैं अगले पार्ट्स में रिपीट नहीं करूँगा। अब चलते हैं, ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। लिक्विड की मिसाल हमारे पास वाटर की आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो कि यहाँ वाटर है, इस वाटर के इंटर मीन्स अंदर,
मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, हम अंदर का वर्ड यहाँ पे नहीं लेंगे, हम इसको कहेंगे दरमियान, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं? क्या ये गैस के मॉलिक्यूल हैं? नहीं। क्या ये सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं? नहीं। ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहेंगे। तो आपसे कोई पूछता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मौजूद हैं लिक्विड्स के अंदर, इनका दूसरा नाम क्या है? आप बोलें आसान सा नाम है इनका, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। फिर वो बोले कि तीसरा नाम आप बता दें आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, तो आप तीसरा नाम उनको बता देंगे, भाई इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वान डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान हैं। समझ में आ गई बात? और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, इन्हीं वान डर वाल फोर्सेस को हम एक और नाम भी देते हैं, वो भी नोट कर लें। देखें, 2-3 नाम हमें कंफ्यूज कर देते हैं ना, इनको हम जो है वो सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं, सेकेंडरी फोर्सेस। तो सेकेंडरी फोर्सेस या वान डर वाल्स फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये वो फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हैं और मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रख रही हैं। हम कह रहे हैं कि वाटर H2O के मॉलिक्यूल्स से मिल के बना है। भाई सिर्फ मिले नहीं हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे से मिले ही सिर्फ नहीं हैं, अपनी ज़रूरत ही पूरी नहीं कर रहे यहाँ पर ये, बल्कि ये जुड़ भी रहे हैं आपस में, ये बंध भी रहे हैं आपस में। किस चीज़ से? क्या इन मॉलिक्यूल्स को रस्सी से बांध दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रस्सी से नहीं बांधा इन मॉलिक्यूल्स को, बल्कि इनके दरमियान जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई, ठीक है। एक कशिश की कुव्वत वजूद में आ गई, जिसने इनको आपस में बांध दिया। अब आप कहेंगे सर आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है, आपने जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का कहा, जिसको आपने केमिकल बॉन्ड का नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम का बताया, जिनको आपने सेकेंडरी फोर्सेस कहा या फिज़िकल बॉन्ड कहा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा या वान डर वाल फोर्सेस कहा, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन बात ये है कि ये घूम फिर के ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वान डर वाल फोर्सेस, सेकेंडरी फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड या फिज़िकल बॉन्ड, ये 5 नाम मैंने आपके सामने जो लिए हैं, ये बेसिकली कोई इनका एक ऐसा नाम हो सकता है जो कि इन सबको रिप्रेजेंट करे? बिल्कुल हो सकता है भाई, वो ये रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वत। देखिए हमारी दुनिया के अंदर कितने बर्रे आज़म हैं? 5 बर्रे आज़म, 7 बर्रे आज़म, 1 बर्रे आज़म अंटार्कटिका पे तो आबादी नहीं है, बाकी यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और एशिया है, अफ्रीका है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये हमारे पास 6 हैं। अंटार्कटिका पे तो आबादी नहीं है। इन 6 बर्रे आज़मों में इंसान रहते हैं, ठीक है। अब उनके मज़हब अलग हैं, उनकी कौमियतें अलग हैं, उनकी ज़बान अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी सिविलाइजेशन अलग है, उनका रिलीजन अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। जेंडर अलग है, कोई मर्द है तो कोई औरत है। समझ में आ गई बात? उसके बाद एज फैक्टर आ जाते हैं, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। मतलब सो मैनी डिफरेंसेस आर देयर अमंग द पीपल। हमारी ज़मीन पे कितनी सारी तफरीक है, कितने सारे फ़र्क हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब का एक कॉमन नेम है। वो क्या है? इंसान, ह्यूमन बीइंग। आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप चाइनीज़ हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप ग़ुलाम हैं, आप आका हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, ठीक है। आप मज़हबी हैं या आप मज़हबी नहीं हैं, आप किसी मज़हब को नहीं मानते, कुछ भी है, आप ज़ालिम हैं या आप मज़लूम हैं, कुछ भी हैं आप, आपके हज़ारों नाम हो सकते हैं, लेकिन उन सब में एक कॉमन नेम ऐसा है जो सबका है, और वो है इंसान, ह्यूमन बीइंग। ये बात याद रखिएगा। तो ये जो फोर्सेस बांध के रख रही हैं मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को, और ये वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रख रही हैं और चीज़ें बन रही हैं,
ये इन फोर्सेस का अलग अलग नाम तो बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्सेस मौजूद हैं, तो हम इनको कह रहे हैं केमिकल बॉन्ड, जो दो तरह के हैं, कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। और इसी तरह मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ठीक है, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह रहे हैं, इसको हम वान डेर वाल्स फोर्सेस कह रहे हैं, इनको हम सेकेंडरी फोर्सेस कह रहे हैं, या इनको हम फिज़िकल बॉन्ड कह रहे हैं। लेकिन कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे, ये सारे के सारे यहाँ पर जो फोर्स मौजूद है, ठीक है, और यहाँ जो फोर्स मौजूद है, ये इन सब का एक नाम है, और वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वत। ये कौन सी फोर्स है जिसने एटम्स को बांध के रखा हुआ है आपस में? अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये कौन सी फोर्स है? फोर्सेस हमारे पास दो किस्मों की होती हैं, ठीक है, बुनियादी तौर पर। एक वो फोर्स होती है जो कि मैं इस मार्कर पर अगर फोर्स लगाऊंगा तभी ये मार्कर हरकत करेगा, इस बात का तो यकीन है ना आपको, वरना ख़ुद तो ये हरकत करेगा नहीं। मैं फ़ोर्स किसकी मदद से लगाऊंगा? अपने हाथ की मदद से, अपने हाथ की मदद से। तो मैं फ़ोर्स अपने हाथ पे लगाऊंगा, मेरा हाथ फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा? ये मार्कर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। क्लियर हो गई बात? अब एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इस मार्कर पे अपनी फ़ोर्स लगाना चाहता हूँ अपने हाथ के ज़रिए, तो उसके लिए इस मार्कर का और मेरे हाथ का कांटेक्ट होना ज़रूरी है। कांटेक्ट होना ज़रूरी है, मतलब इन टच होना ज़रूरी है। कांटेक्ट या इन टच। कांटेक्ट मतलब राब्ता, आसान लफ्ज़ों में इन टच, ये ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा हाथ यहाँ पर हो और ये मार्कर यहाँ पर हो, और मेरा हाथ जो है वो इतनी डिस्टेंस से फोर्स लगा दे और इस मार्कर को आगे भेज दे या इस मार्कर को नज़दीक ले आए। ऐसा तो नहीं होता ना। जादू तो हो सकता है, मैजिक में होता है, ट्रिक्स में होता है, ये काम दिखाया जाता है कि भाई हाथ यहाँ पर है और आप जो है वो यूँ कर रहे हैं और ये मार्कर आगे जा रहा है, ये मार्कर जो है पीछे आ रहा है। मार्कर की हरकत जो है वो फोर्स से मरबूत है। फोर्स इस मार्कर पे लगेगी तो ये हरकत करेगा। फोर्स यहाँ से इस हाथ के अंदर है, लेकिन मजबूरी ये है कि जब तक ये इन कांटेक्ट नहीं आएगा मार्कर इस हाथ के, ये जो है वो मार्कर हरकत नहीं कर सकता। ये जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है? जिसके लिए कांटेक्ट होना ज़रूरी है, टच में आना ज़रूरी है दो ऑब्जेक्ट्स का, तभी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है। ठीक है, ये फोर्स की कौन सी किस्म है? मैंने दो किस्में बताई थी। ये फोर्स की वो किस्म है जो कि विद डिस्टेंस है, विदाउट डिस्टेंस, सॉरी, विदाउट डिस्टेंस, विदाउट डिस्टेंस। मतलब ये फोर्स जो है कब लग रही है? जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। देख लें, कोई डिस्टेंस नहीं है मार्कर और मेरे हाथ के दरमियान, विदाउट डिस्टेंस। ठीक है, ये बड़ी कॉमन है, आपको आम जिंदगी में नज़र आ जाती है। एक फोर्स वो है जो कि विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस, जिसमें फासला मौजूद है। अब आप सोचें ज़रा क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि डिस्टेंस से, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्टेंस से फोर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल भाई। इसकी आसान सी मिसाल जो है हमारे पास क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट प्लस आयरन का पीस आप ले लें, आयरन का पीस आप ले लें। अब इनके साइज़ में फ़र्क होना चाहिए। अगर इतना बड़ा मैग्नेट है और इतना सा पीस आयरन का है तो क्या होगा? ये मैग्नेट जो है इस आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस से, ये मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है, तो ये आयरन का पीस यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, बच्चों को भी पता है कि मैग्नेट और आयरन को नज़दीक करेंगे तो ये आयरन उड़ के जाएगा इस मैग्नेट के पास और इस मैग्नेट से चिपक जाएगा ये आयरन का पीस। ये आयरन के पीस ने हरकत की ना, ये यहाँ से यहाँ आया ना, किसने इसको पकड़ा? इस आयरन के पीस को। किसने इस आयरन के पीस को पकड़ के इन कांटेक्ट ला के, इन टच ला के इसको यहाँ पर इस मैग्नेट के साथ चिपकाया? किसी ने भी नहीं। कोई नज़र आया? नहीं।
लेकिन ये आयरन का पीस यहाँ से यहाँ पर आया है और मैग्नेट से चिपका है। हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नज़र भी नहीं आ रहा जिसने इन कांटेक्ट लिया हो इस आयरन के पीस को और इसको जाके इस मैग्नेट से चिपका दिया हो। इसका मतलब फोर्स तो लगी है, ये बात तो तय है। फोर्स जब तक नहीं लगी तब तक ये आयरन का पीस हरकत कर ही नहीं सकता, फोर्स लगी है। लेकिन ये जो फोर्स है ये विद डिस्टेंस है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि डिस्टेंस से लगी है, फासले से लगी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी कायनात के अंदर जो डिस्टेंस से फोर्स लगा सकती हैं, जो डिस्टेंस से फोर्स लगा सकती हैं। तो ये जो मैग्नेट है इसके पास ये क्वालिटी है। इस किस्म की क्वालिटी को, इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट से हमने इस प्रॉपर्टी को सीखा है। और ऐसी सिर्फ मैग्नेट के पास ये क्वालिटी नहीं है। आपको हैरत होगी ये बात सुन के, सिर्फ मैग्नेट के पास ये क्वालिटी नहीं है कि ये डिस्टेंस से फोर्स लगाएगा इस आयरन के पीस को और इसको अपनी तरफ खींच लेगा। सिर्फ मैग्नेट के पास ये क्वालिटी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में, ठीक है, जो कि डिस्टेंस से फोर्स लगा सकती हैं। तो दो फोर्सेस हो गई, एक फोर्स वो जो कि विदाउट डिस्टेंस है, बड़ी कॉमन है, और दूसरी फोर्स वो जो विद डिस्टेंस है, जिसमें फासला मौजूद है, फासले से फोर्स लग रही है। क्लियर हो गई ये बात। अब चलते हैं अब पार्टिकल्स की दुनिया में। ये यहाँ पर H2O का जो एक मॉलिक्यूल है, ये जो इनके दरमियान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चिपक गए हैं, तो यकीनन ये जो आपस में चिपके हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम, और उसके बाद ये H2O का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, इनके दरमियान भी एक फ़ोर्स है जिसने इनको बांध के रखा हुआ है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम दूर नहीं हो पा रहे, कोई फोर्स है जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, बाउंड किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। उस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है, ये कौन सी है? ये वही फोर्स है जो कि इस मैग्नेट के पास है, इस मैग्नेट के पास है। इस मैग्नेट के पास भी कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमें समझ में आ गई बात। ये वो फोर्स है जो कि डिस्टेंस से एक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं, इनके दरमियान भी ऐसी फोर्स मौजूद है कि इनको अपनी तरफ पकड़ के रख रही है। देखें, डिस्टेंस से फोर्स लगने का मतलब यहाँ मैंने क्लियर कर दिया आपको कि ये डिस्टेंस से फोर्स लग रही है इस आयरन के पीस के ऊपर, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ जब ये चिपक गया है ना आयरन का पीस, मैग्नेट ने आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लिया, दोनों चिपक गए, कहानी ख़त्म? नहीं। अब आप ऐसा करें, अब आप इस आयरन के पीस को हाथ से पकड़ के अलग करने की कोशिश करें। आप देखें फोर्स लगा रहे हैं, आप इस आयरन के पीस को अलग करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट आप कर भी लेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फोर्स है, मैग्नेट के पास फोर्स कम नहीं है। मैग्नेट के पास जो है वो फोर्स कम है, आपके पास ज़्यादा फोर्स है। तो यहाँ दो फोर्सेस की जंग चल रही है। अब यहाँ पर ये जो आयरन का पीस है आपने हाथ से पकड़ के पीछे कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने पीछे किया इस आयरन के पीस को, आपको महसूस हुआ कि कोई एक दूसरी फोर्स भी है जो कि खींच रही है इसको अपनी तरफ। एक दूसरी फोर्स भी है जो कि इसको अपनी तरफ खींच रही है। ये फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो कि इसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है। और अगर आप आयरन के पीस को छोड़ दें तो ये दोबारा जाके चिपक जाएगा मैग्नेट से। मतलब बताने का आपको सिर्फ ये है कि ये जो मैग्नेट है, न सिर्फ ये है कि वो डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा है इस आयरन के पीस पर और इसको अपने नज़दीक लेके आ रहा है और दोनों चिपक रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये मैग्नेट का पीस जो है इस आयरन के पीस के ऊपर, ये मैग्नेट जो है इस आयरन के पीस के ऊपर मुस्तकिल वो फोर्स लगा के रखे हुए है, मुस्तकिल वो फोर्स लग रही है। ये जो चिपका हुआ है ना आयरन का पीस इसके साथ, मैग्नेट के साथ, तो ये इस बात का सबूत है कि मैग्नेट जो है अब भी इस आयरन के पीस के ऊपर फोर्स मुस्तकिल लगा रहा है, तभी ये आपस में चिपके हुए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, इसने भी क्या किया हुआ है, इन तीनों को आपस में बांध के रखा हुआ है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। फ़र्क ये है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि एटम्स के दरमियान है, इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है वो फिज़िकल बॉन्ड कहते हैं। और यही फिज़िकल बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, इसी को हम वांडरवॉल्स फोर्सेस भी कहते हैं,
इन्हीं को हम जो है वो सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? और ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वांडर वॉल फोर्सेस, ये हमारे पास 3 किस्मों की हैं। आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में पेज नंबर 106, 107, 108 तक ये टॉपिक जा रहा है। लिखिए भाई, टाइप्स ऑफ अंडरवॉल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। 3 टाइप्स हैं या 3 ग्रुप्स में हमने इन फोर्सेस को डिवाइड किया हुआ है। आप देखिए पेज नंबर 106 के ऊपर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पहली टाइप जो है वो आ गई। वांडरवॉल फोर्सेस की तीनों टाइप्स ये याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान नहीं है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी है तो इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए देख लें। मॉलिक्यूल्स के दरमियान H2O, ये रही ये फोर्सेस, लिख दिया मैंने। तो ये वांडरवॉल फोर्सेस हैं। पहली टाइप कौन सी है हमारे पास? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसी के नीचे पेज नंबर 106 के ऊपर आप देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नेक्स्ट पेज पे आए 107 के ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स वगैरह प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं। उसके बाद 108 पेज पे आप देखें, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर वाला टॉपिक भी इसके अंदर ही है। 109 पेज पे सेल्फ असेसमेंट है। और तीसरी टाइप वांडरवॉल फोर्सेस की, इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। पेज नंबर 109 पे फ्रिट्स लंदन 1930 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इसको। पेज नंबर 110 नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, जो सेल्फ असेसमेंट है आखिरी वाला, उसके बाद जाके ये आपका वांडरवॉल फोर्सेस का टॉपिक जो है वो तमाम होता है। ठीक है भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या है, याद रहे कि ये जो है वो वांडरवॉल फोर्सेस का पार्ट 1 है। वांडरवॉल फोर्सेस पार्ट 1, ठीक है। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है वांडरवॉल फोर्सेस का। अब इसके पार्ट 2 के अंदर हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।